नमस्कार, मैं सबा शाहिद शेख, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच के पाठक ने जो फैसला लिया है उससे सियासी बयानबाजियों की बौछार आ गई। आज इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता चुन्नू सिंह जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता दीपांकर गौरव जी, शिक्षक नेता अमित विक्रम जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी से सवाल पूछना चाहूंगी। अमिताभ जी, आखिर बिहार में के पाठक के फैसले पर राजनीति क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल सबा, सबसे पहले सभी जो हमारे जो गेस्ट हैं उनको मेरा भी नमस्कार है। बिल्कुल ये सवाल आजकल लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार के पाठक ने जब से शिक्षा व्यवस्था की कमान संभाले थे, आज शिक्षा व्यवस्था को, बिहार की शिक्षा को लेकर और शिक्षा विभाग को लेकर लगातार खबरें बनती रही हैं, खबरें सुर्खियों में रही हैं और इसके दो मायने निकाले जाते रहे हैं। एक मायने है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार हो रहा है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, टीचर स्कूल आ रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो दूसरा सवाल उठने लेकर जो पार्टियां हैं उनका रुख क्या है। कभी विपक्ष उन पे आरोप लगाती है और अब तो पक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं के पाठक की कार्यप्रणाली को लेकर, उनके कार्यकलाप को लेकर। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों से पक्ष लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे डॉक्टर संजय कुमार से पहले हम इसमें टिप्पणी लेना चाहेंगे कि संजय जी, जिस तरीके से आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज भी जेडीयू की तरफ से हो या फिर वामपंथी पार्टियों ने बैठक की थी और उसके बाद के पाठक को हटाने की मांग की थी। आप शिक्षाविद हैं डॉक्टर संजय, आप बताएं कि क्या के पाठक की जो कार्यप्रणाली जो चल रही है, उनका जो कार्य वर्क करने का जो स्टाइल है वो किस तरीके का है? देखिए, एक सिद्धांत है महात्मा बुद्ध का, मध्यम मार्ग का। और मध्यम मार्ग यही बतलाता है कि न आप बिना के तारों को इतना कसिए कि वो टूट ही जाए और न इतना ढीला छोड़िए जिससे वो आवाज ही नहीं निकले। अच्छी बात है कि शिक्षक पंक्चुअल हो, शिक्षक जिम्मेवार हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो और खास करके जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो गई है उस व्यवस्था को पटरी पर लाई जाए। लेकिन जब उसका व्यवहारिक पक्ष अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, व्यवहारिक पक्ष को आप किनारे कर देंगे, तो इस तरह के सवाल आपके ऊपर उठेंगे। क्योंकि शिक्षकों के बारे में मेरी अपनी समझ है कि वो मानसिक तौर पर तैयार होते हैं उस विषय को कम्युनिकेट करने के लिए। वो मानसिक तौर पर तैयार होते हैं कि एक क्लास में, एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वातावरण पहले कैसे बनाया जाए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों और तब जाकर के वो विषय पर जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको समय सारणी में बांधेंगे, बिल्कुल पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और कितना ड्यूरेशन का उनको वहां पर प्रेजेंस चाहिए, इसकी सीमा रेखा हो। लेकिन अब कुछ अव्यवहारिक चीजें, अब मैंने देखा कि 5 बजे तक शिक्षक जो है वो स्कूल में काम करेंगे और 5 बजे के बाद वो दूसरा काम करेंगे, मतलब कि इलेक्शन कमीशन का काम या दूसरा काम करेंगे। कोई शिक्षक 5 घंटा 6 घंटा मानसिक तौर पर अगर प्रेजेंस है, ठीक है, आप उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा ही देते हैं। कोई इंडस्ट्री का वो वर्कर नहीं है ना कि आप उनको ओवर टाइम दे करके ओवर टाइम काम लीजिएगा। आप मत ओवर टाइम दीजिए, मत उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, लेकिन मानसिक तौर पर आप उनको अगर स्थिर नहीं रहने दीजिएगा तो फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है, ये व्यवहारिक पक्ष आप भी बेहतर समझते होंगे, सभा जी भी समझती होंगी, प्राइमरी स्कूल के टीचर को 7 घंटे पढ़ाना रहता है, मिडिल स्कूल के टीचर को कहा जाता है कि नहीं 6 पीरियड पढ़ाइए, 2 पीरियड आप होमवर्क देखिए या और दूसरा काम देखिए। हाई स्कूल में 4 पीरियड हो जाता है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते आते 2-3 पीरियड पर। ऐसा नहीं है कि वो बाकी वक्त जो है वो कोई इंटरटेनमेंट में ले जाते हैं, वो बाकी वक्त उसकी तैयारी करते हैं, उसकी ईटिंग एंड वोमिटिंग कहते हैं। वो वोमिट तभी कर पाएंगे क्लास में
कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब वो उन चीजों को ठीक से समझे रहेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाने में वो सफल होंगे वहां। तो आप एक टाइम फ्रेम में अगर बांधेंगे चीजों को, आपके फैसले अव्यवहारिक होंगे, लगेगा कि नहीं ये शिक्षक नहीं है बल्कि ये कर्मचारी हैं और उस तरह से उनको ट्रीट करेंगे, फिर उनको राष्ट्र निर्माता कहना बंद कर दीजिए ना। अगर एक इंडस्ट्री में एक सामान बनता है और वो सामान ठीक नहीं बना, मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना, तो ठीक है दूसरा सामान बन जाएगा, उसका वेस्टेज इतना ही होगा कि तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर दे रहा हूं काके। इन्वेस्टमेंट होगा वो थोड़ा अधिक होगा, लेकिन एक शिक्षक जिसके ऊपर, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हो, यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो, टेक्निकल कॉलेज का शिक्षक हो, नॉन टेक्निकल का शिक्षक हो, उसके ऊपर एक नागरिक बनाने की जिम्मेवारी है। और नागरिक निर्माण करने वाले शिक्षक को आप हंटर लेकर के और आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, आप व्यवहारिक छुट्टियों को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, उनकी सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी को लेकर के जब आप उनके पीछे पड़ेंगे तो ये सवाल तो पार्टी से ऊपर उठ करके हर बिहारी के मन में होगा कि आप उनको शिक्षक नहीं रहने देना चाहते हैं तो फिर इंडस्ट्री का कर्मचारी बना दीजिए कि भाई इतने बजे से आइए, इतने बजे तक काम कीजिए, इसके बाद काम कीजिए तो आपको ओवर टाइम मिलेगा और आपको काम करना है। शिक्षक को शिक्षक रहने नहीं देंगे तो फिर ये बेहतर बिहार की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर संजय, हम आगे भी चर्चा करेंगे। सारिका जी, के पाठक को लेकर अब तो आपके पार्टी के विधायक ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। कल मुन्ना यादव जी का बयान आया था और कांग्रेस की नेत्री हैं, विधायक हैं, उनका भी बयान आया था, तो इसमें हमने कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है के पाठक ने जो शिक्षा विभाग में आने के साथ ही जो अपना जो हंटर चला रहे हैं उससे शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है या फिर सिर्फ विवाद ही विवाद उसमें घिरता दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हर एक पार्टी के अपने प्रवक्ता होते हैं जो पार्टी से जुड़े हुए आधिकारिक बयान देते हैं और उन्हीं बयानों की महत्व भी होती है। ऐसे इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अभिव्यक्ति की आजादी अपने, कहते हैं हमें संविधान में ही प्राप्त है हमें भाई अभिव्यक्ति की आजादी की, तो वो उसके तहत अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो ये उनकी अपनी पर्सनल वक्तव्य हो सकती है, पार्टी की तो कदापि नहीं हो सकती है। दूसरी बात, देखिए बहुत बड़ा फैसला शिक्षा विभाग को सुधारना, वो शिक्षा विभाग जिससे कि बिहार के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो कौन बच्चे हैं? पिछड़े जाति के बच्चे, गरीब बच्चे, दलितों के बच्चे, वही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और उनको अच्छी शिक्षा मुहैया की जा सके। इसके लिए हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को हम सुधारेंगे, किसानों के लिए हम काम करेंगे, ये तमाम ऐसे वादे थे, एजेंडे थे जो तेजस्वी यादव जी ने हमेशा लगातार लोगों के बीच में रखा और उन्होंने बात ही नहीं की, उस पर लगातार वो काम भी कर रहे हैं। देखिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे बच्चे जो देश के कल के भविष्य है, हमारे अगर आज बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तो निश्चित रूप से हमारे बिहार का विकास भी एक दुगनी गति उसको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वैसे तो देखिए बिहार के बच्चों ने पूरे देश में किला फतह किया है, हर मुकाम पे जाकर के, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारे बिहार के बच्चों ने जो कहते हैं झंडे नहीं गाड़े हो। लेकिन फिर भी एक जो है ना शिक्षा विभाग को लेकर के सबकी शिकायत हमेशा से रही कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है कंपैरिजन टू अदर स्टेट। और देखिए आज जो शिक्षक या कोई अन्य जो ये प्रश्न लगा रहे हैं कि उन्हें चुनाव कार्यों में लगाया जा रहा है या उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है, तो मेरा प्रश्न है कि क्या इससे पहले शिक्षक जो है वो चुनाव के कार्य नहीं किया करते थे या अन्य जो सरकारी सर्वे हो या कुछ भी ऐसे कार्यक्रमों में क्या शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी? क्या ये पहली बार, बिल्कुल ही आजादी के 76 साल के बाद क्या बिहार में ये पहली बार हो रहा है कि शिक्षकों को इस तरह की ड्यूटी में लगाई जा रही है? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी लगाई जाती रही है और अभी भी लगाई जा रही है। और कामों का जो ड्यूरेशन का बात है, मुझे लगता है एक साधारण जो कर्मचारी जो भी हो किसी विभाग में काम करने वाला है वो 9 से 5 की ड्यूटी तो अनिवार्य वो करता ही करता है। अब अगर शिक्षकों को 9 से 5 की, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई हाय तौबा मचाने की आवश्यकता है। इतना तो कम से कम मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, कि जब बात बच्चों के भविष्य से जुड़ा हो तो कम से कम इतना तो अपने योगदान दे ही सकते हैं। वो
कर रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में एक बदली तस्वीर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की होगी। और बिल्कुल मुझे सारिका लगता जी, है कि सारिका जी, लेकिन जो मेरा सवाल था उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हमने ये पूछा कि के पाठक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, के पाठक के कार्य को आप किस रूप में देखती हैं? आपने शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उस के पाठक से आपके शिक्षा मंत्री की बात नहीं होती है। के पाठक किसी अधिकारियों, किसी जो दूसरे जो जनप्रतिनिधि की बात सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि नाराज हैं। 2 दिन पहले सीपीआई और सीपीएम और सीपीएमएल तीनों के विधायकों के तीनों की जो मीटिंग हुई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा उन्होंने करके सरकार से मांग किया था कि के पाठक को अविलंब बर्खास्त करें और या फिर वहां से तबादला करें। ये परसों की बात थी। कल आपके पार्टी के विधायक मुन्ना यादव ने कहा, आपने कहा कि वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन राय वो दे रहे हैं। तो मेरा आपका पर्टिकुलर है कि के पाठक जो डंडा चला रहे हैं उसे आप सही मानती है या नहीं मानती है? उसके बाद हम शशि जी के पास जाएंगे। अमिताभ जी, देखिए, मुझे लगता है कि हर एक राजनीतिक जो मांग की जा सकती है, जिस तरीके से सीपीआई वाले के विधायकों ने बैठ करके ये मांग की, तो एक राजनीतिक मांग हो सकती है, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनके पास तक लोग अगर पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, किसी के भी, देखिए, अगर कहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और जब डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है तो वहां कड़ाई भी जरूरी होती है। और के पाठक जी इंडिविजुअली वो जो भी व्यक्ति हो, लेकिन मुझे लगता है अगर शिक्षा विभाग में वो एज अ सचिव रह करके अगर वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर वो एक्सपेरिमेंटल भी कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको एक बारी समय देना चाहिए। और निश्चित रूप से इन सबों के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार सके, हमारे बच्चे जो उन स्कूलों में जा रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, उनके माँ पिताजी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को अपनी आंखों से देख सके बिहार में ही। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं दायित्व बनता है सरकार के ऊपर। शशि जी, आपकी पार्टी के विधायक है प्रतिमा दास, उनका भी बयान आया है और उन्होंने के पाठक को बीजेपी के एजेंट तक बता दिया है। तो क्या लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पाठक जो काम कर रहे हैं उससे आपकी पार्टी खुश नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन के पाठक जी को एक चीज समझना होगा कि एक शिक्षक ना जाने कितने आईएएस आईपीएस तैयार करते हैं। शिक्षकों को आप लेबर के तरह नहीं देख सकते हैं। हम लोग के पाठक जी के द्वारा जो अच्छा कार्य किया जा रहा है उसके बिल्कुल साथ हैं। हम भी चाहते हैं बिहार में शिक्षा बेहतर हो, लेकिन एक चीज हम सवाल करेंगे, अगर 1000 लड़के किसी स्कूल में पढ़ते हैं और रूम है मात्र 10, के पाठक जी बताएंगे कि वहां लड़कों की शिक्षा व्यवस्था कैसे बनेगी? पहले तो हमें ये भी तय करना था ना, व्यवस्था सुधरे। फिर जैसे महागठबंधन सरकार पहले से ही तय कर दिया था आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, कि हम शिक्षक बहाली करेंगे। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली महागठबंधन सरकार बिहार में कर रहा है। दूसरा फेज का भी एग्जाम शुरू होने वाला है। लेकिन अगर शिक्षकों में डर जैसा माहौल हो जाएगा तो ये शिक्षा कहीं से नहीं सुधरेगा। कहीं से ना छात्र हित में डर कहीं से उचित है, ना शिक्षक के हित में डर। लेकिन एक चीज हम और यहाँ बताना चाहेंगे, प्रतिमा दास जी जो बात बोली, प्रतिमा दास जी ने डायरेक्ट ये नहीं बोला था कि इनको हटा देना चाहिए, ये कर दें। उन्होंने सवाल किया था कि के पाठक जी, शिक्षकों का भी कुछ अधिकार होता है, उस अधिकार का ख्याल रखा जाए। हम अधिकारी तो सरकार कोई भी रहे अधिकारी रहते हैं, सरकार बदल भी जाए तो वही अधिकारी रहते हैं, लेकिन इसमें बदनामी सरकार की भी होती है। आप जो निर्णय अपने मन से ले लेते हैं, कहीं कुछ भी कर देते हैं, एक दिन में सस्पेंड कर देते हैं, एक दिन में हटा देते हैं, 2 दिन का भी समय नहीं देते हैं। जैसे तैसे बहाली भी पिछला आप देखे होंगे, कितना बहाली में लड़के ऐसे आ गए जो स्टेट ही क्वालिफाइड नहीं किए थे। तो इतना जल्दीबाजी भी जरूरी नहीं है। के पाठक जी को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बिहार में व्यवस्था कितना है, छात्रों का अनुपात क्या है, व्यवस्था कितना है, शिक्षकों का अनुपात क्या है। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे, रॉबिन हुड के तरह स्टाइल में अगर कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है ये ना शिक्षक के हित में है, ना बिहार के हित में है, और इससे शिक्षकों में हमारी सरकार की बदनामी भी हो रही है। तो एक तरीके से हम शिक्षकों के साथ हैं, पार्टी भी शिक्षकों के साथ है, लेकिन के पाठक जी जो अच्छा चीज कर रहे हैं उनके साथ भी हम लोग हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ सौरभ हैं, छात्र नेता हैं, शिक्षक नेता भी हैं। तो सौरभ, लगातार हम लोग शिक्षा के मुद्दे पे बात करते आ रहे हैं।
क्या लगता है के पाठक जिस तरीके से अब निशाने पे आ रहे हैं, अब जब बहालियां हो चुकी हैं, क्लास में उनके योगदान हो चुकी है, दूसरे चरण की अब परीक्षा होने वाली है, उसके बाद अब के पाठक के खिलाफ जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, पहले विपक्ष ने आरोप लगाया, अब वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तो एज ए आप चूंकि कैंडिडेट भी रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि इसमें शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो रहा है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट रहता है? देखिए अमिताभ सर, ये काफी गंभीर सवाल है। शशि जी अभी सही कह रहे थे कि चर्चाएं बहुत है के पाठक की, जब से वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको किस लिए बैठाया? क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही स्थान पर, मतलब सही जगह पर लाने के लिए? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे थे, तो कई चीजें हैं। परंतु प्रथम फेज की बहाली में जो विसंगतियां हुई, और कई मामले, रोज मामले आ रहे हैं, आज नहीं, कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं कि सीटेट फेल है, कोई बीटेक फेल है, किसी के पास एसटीटी की डिग्री नहीं है, कई प्रमाण पत्र जाली प्रमाण पत्र के आधार पर। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक बहाली के नाम पर जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका दोषी कौन है? बीपीएससी है, पूरा कहा जाए तो पूरा शिक्षा विभाग है। तो हम कैसे ये मान के बैठे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलनी है और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके द्वारा हम बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे? ये तो विडंबना नहीं है तो और क्या है? प्रथम पेज की बहाली पूरी नहीं हुई और दूसरे पेज की बहाली शुरू हो गई। ये बात ठीक है कि नौकरी देना है, हम भी इसको मानते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं बिहार सरकार को कि नौकरी आप दे रहे हैं। हाँ, नौकरी देने का क्या, लेकिन इतना जरूर है कि जो तरीका आपने अपनाया है, बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ, नियोजित वाले को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए, वो लोग ऑलरेडी जॉब में है, फिर उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया गया। 92,000 पद पहले फेज के बहाली में ही अभी तक ज्वाइनिंग हुआ है, उसमें 28,000 पद रिक्त है और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पूरी बहाली, पूरी प्रक्रिया को पूरी हो। परंतु ये चेयरमैन सर और के पाठक जो कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि गड़बड़ी के नाम पर हड़बड़ी में जो गड़बड़ी हुआ है, हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मुकेश, पूजा, करिश्मा, हजारों अभ्यर्थी खुद प्रेस के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरे पास सीटेट की डिग्री नहीं है, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया, मेरे पास बीटेट की डिग्री नहीं है, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो फिर हम कैसे मान के चले कि के पाठक क्या कर रहे हैं? क्या शिक्षा बहाली में इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और उसके नाम पर आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिएगा? तो मुझे ऐतराज, राजनीतिक दलों को किस बात का ऐतराज है? मुझे ऐतराज है कि आ रही बात, आप व्हाट्सएप चैट जो होता है शिक्षकों का, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई की भी बात करें। क्या संजय सर, आपने कहा ना कि संविधान में अनुच्छेद 19 में सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, पूरा आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से संघ बनाने का अधिकार सबको है। टीचर एसोसिएशन है, फुटाव है, टीचर एसोसिएशन है, तमाम जगह है। क्या ये एसोसिएशन नहीं है क्या? तो ये जो बातें की जा रही है, 1,20,000 पदों पर 92,000 लोगों को ही नौकरी मिली है और उसमें से भी 40-42,000 नियोजित शिक्षक है जो प्राइवेट ऑलरेडी जॉब में है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि के पाठक को लाइए या किसी को भी लाइए, और इतना जरूर है कि शिक्षकों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मजदूरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं और तरह तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त हो जाएगी। गलत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हजारों डिग्रीधारी जो है नियुक्ति ज्वाइन कर लिए और आज लगातार कह रहे कि हम इसको आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सौरभ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है। संजय जी, के पाठक तो लगातार काम कर रहे थे, लगातार वो जब से ज्वाइनिंग किए उसके बाद से एवरेज थे, और सबसे खास बात है कि सप्ताह में वो 4 दिन ही अपने पूरे इलाके में घूम रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, रैंडमली चेकिंग कर रहे हैं और उस दौरान निर्देशन भी दे रहे हैं। ये जो उन पे अटैक, जो अभी जो बयान ज्यादा बढ़ गया है जो पॉलिटिकल पार्टियों का, अभी हाल में उन्होंने कई मदरसों का भी चेकिंग किया था और कई मदरसे भी फर्जी पाए गए थे जिनको बंद करने का उन्होंने आदेश दिया है। तो ये कहीं फिर शिक्षा व्यवस्था में पहले से भी हो चुका है। छुट्टी को लेके आप जात धर्म के नाम पे उस पर जो कर चुके हैं, हिंदू का कैलेंडर अलग हुआ है, हिंदू स्कूल सामान्य स्कूलों का अलग हुआ है, उर्दू स्कूलों का अलग कैलेंडर जारी हुआ है। अब जो ये कार्रवाई हो रही है, क्या मदरसों पे भी उनकी जांच पहुंच गई है? इसको लेकर तो उन्हें निशाने पे लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, जांच करने से कौन उनको रोक देगा, और जांच करनी चाहिए। जब सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शिक्षक को आप शिक्षक की तरह ट्रीट कीजिए। वो शिक्षक इस पेशे में ही आता है सम्मान मिलने की वजह से। चीजें बदलते रहती हैं, लेकिन मैं बराबर मानता हूं कि शिक्षक का एक अलग दर्जा है सोसाइटी में,
और जब आप सम्मान की दृष्टि से उनसे काम लेंगे, उनको जिम्मेवारी देंगे, तो अपनी जिम्मेवारी का वो निर्वहन करेंगे। लेकिन डंडे के बल पर फिजिकल प्रेजेंस आप उनका करा सकते हैं क्लासेज में, लेकिन बच्चों का आउटपुट कहां से ले लेंगे, ये संभव नहीं है। एक दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ही तो हैं। तो आखिर जब कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही है, आप कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते हैं, आप कोई संगठन नहीं बना सकते हैं, आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, आखिर तो वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाएंगे। अब उन जनप्रतिनिधियों को भी ये बता रहे हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, हम पर जिम्मेवारी दीजिए, हम जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। लेकिन अगर मुझे प्रतिबंधित किया जाएगा, अभिव्यक्ति की आजादी मेरी छीनी जाएगी, जो एक संगठन बनाने का जो ये है, उस पर कहीं ना कहीं से कहा जाएगा कि नहीं आप उसको नहीं कर सकते हैं, ये कौन सी बात हुई। शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाए बिहार का, ये कौन नहीं चाहेगा। किसके मन में नहीं होगी बात कि शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप नहीं देंगे, साधन संसाधन नहीं देंगे। मैं देख रहा था, शायद आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कि मधुबनी के गांव में दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और एक नई शिक्षिका वहां पर ज्वाइन कर रही है, कोई लेडी टीचर ज्वाइन कर रही थी। उस माहौल में, वो सुदूरवर्ती इलाके में जहां स्कूल का भवन भी नहीं है, वहां वो क्या पढ़ा लेगी, क्या आउटपुट दे देगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रायोरिटी है, जरूरतें भी प्रायोरिटी है। और मैं व्यवहारिक पक्ष इसलिए कह रहा हूं कि मान लिया जाए कि किसी टीचर को, अपने लेडीज टीचर को अपॉइंट किया और उनको दूर सुदूरवर्ती गांव में उनकी पोस्टिंग हो गई। अब वो क्या ये व्यवहारिक है कि वो वहां रहे या वहां कहीं से जाने का वो साधन ढूंढे। तो कुछ जो अव्यवहारिक चीजें हैं उसको लेकर के वो शिक्षक तो किसी न किसी के माध्यम से आप तक तो आवाज पहुंचाएंगे। ठीक है, लगता है नीतीश कुमार जी को कि के पाठक ही बिहार के शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि ठीक है, ये इनके एक हो सकते हैं वैसे विश्वस्त अधिकारी, लेकिन ये विश्वस्त अधिकारी के भरोसे क्या शिक्षा विभाग यहाँ नहीं है क्या? क्या जो फैसले होते हैं उसमें शिक्षा विभाग का कोई योगदान नहीं है? तो शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव के पाठक, मुख्यमंत्री, सब लोगों का जब एक कोऑर्डिनेशन बन करके एक व्यवहारिक पक्ष पर ये लोग काम करेंगे, बिहार का भी भला होगा, छात्रों का भी भला होगा, शिक्षकों का भी भला होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई होने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ठीक से हो, तो क्यों जाएंगे गरीब के बच्चे और दलित के बच्चे और ओबीसी के बच्चे और अगड़े के बच्चे ये सरकारी प्राइवेट स्कूल में? वो तो सारे बच्चे वहीं जाएंगे। जो सरकार इतना अच्छा उनको वेतनमान देगी, वो क्वालिटी का टीचर नियुक्त करेगी, कमीशन के द्वारा नियुक्त शिक्षक जब जाएंगे पढ़ाने, और के पाठक जैसे अधिकारी को जिम्मेवारी दी जाएगी कि बिल्कुल आप सबको नियंत्रित करके रखिए, तो कोई क्यों कहीं जाएगा, क्यों कोई फी दे करके पढ़ने जाएगा? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका भी नहीं है। मैं तो कई स्कूलों की तस्वीर कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे 1,500 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन बैठने की क्षमता 300 बच्चों की ही है। और सारिका जी, अभी भागलपुर का और पूर्णिया का कुछ वीडियो आया था के पाठक का, जब वहां पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। लेकिन अब छात्रों और स्टूडेंट्स के बीच में क्रेज तो देखा जा रहा है के पाठक का। वो खुश हैं कि उनका स्कूल में अब क्लास में पढ़ाई होने लगी है, टीचर आने लगे हैं। अभी भागलपुर का एक वीडियो आया हुआ था जहाँ पे वो टीचर ट्रेनिंग सेंटर का था, जहाँ बड़ी संख्या में दूसरे यूपी के और दूसरे जगह के भी लोग आए हुए थे। उनसे उन्होंने बात की थी और बताया था कि भाई हम भी सरकारी टीचर स्कूलों में पढ़े हुए हैं, और भागलपुर के जो डीएम मौजूदा हैं वो खुद सुपौल के सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं। तो बोले कि गुरु की बहुत महत्ता है, और जो इंस्पिरेशनल जो भाषण, जो अपना जो स्पीच दिए थे उसे छात्रों, मेरे स्टूडेंट जो टीचर थे वो उन्होंने भी काफी सराहा था। और कई जिलों में जहां जहां ये जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लेकिन एक आरोप जो सीपीआई के जो विधायकों ने भी जो लगाया था उसमें था कि ये अब निजीकरण कर रहे हैं। जैसा संजय जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी प्रक्रियाओं में नई बिल्डिंग बनाना और ये बनाना बड़ा उलझन वाली बात होती है। तो कई जगह उन्होंने कहा है कि जहाँ पे अगर भी नहीं होता, टेम्परेरी जो है
फैब्रिकेटेड सीट्स का इस्तेमाल कीजिए और वहां पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए। कई स्कूलों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सेंटर नहीं थे, कंप्यूटर की क्लासेस नहीं होती थी, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि आप वहां कंप्यूटराइज कीजिए, कंप्यूटर लगाइए, वहां टीचर रखिए और मेंटेनेंस कीजिए। तो लेकिन इन बातों का भी विरोध हो रहा है। देखिए अमिताभ जी, फिर मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा ऐसी चीज है कि आप एक दिन के लिए भी टाल नहीं सकते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण कदम जो है, क्योंकि बच्चे जो कल तक जहां 50 बच्चे आते थे, आज उनकी संख्या 100 की हो गई है। बच्चों के अंदर भी एक मोटिवेशन आया है और उनके अंदर भी अब ये जागरूकता आई है कि नहीं, बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी अब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि देखो भाई, बदली हुई व्यवस्था है, बदली हुई शिक्षा व्यवस्था में वो सब अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है लगातार अचानक जो कहते हैं ना, स्कूलों में बच्चों की संख्या जो कल तक 50 थी वो 100 हो गई है, और इसके मार्फत शिक्षा विभाग या के पाठक जी ने कई जगह पे टेम्परेरी शेड्स की, चूंकि अभी संजय सर कह रहे थे बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के या फिर संसाधनों के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, मैं मानती हूँ इस बात को, और हमारी सरकार इसके पीछे काम भी कर रही है। जहां जरूरत पड़ रही है वो तुरंत टेम्परेरी शेड्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेरी शेड्स जो है वो एक सप्ताह के अंदर लग सकते हैं, लेकिन जब बात बिल्डिंग बनाने की जाए तो वो सालों लग सकती है, और सालों तक तो बच्चों को पढ़ाई रोकी नहीं जा सकती है। अभी तो शिक्षा विभाग का ये जिम्मेदारी है कि वो लगातार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए। दूसरी बात, आज लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ये भी ऑप्शन है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर होती है, ताकि वो आपके देश की सिक्योरिटी के खिलाफ ना हो, सवर्निटी के खिलाफ ना हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, मोरालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत ही शिक्षा विभाग से जो भी निर्देश निर्गत किए जाते हैं वो उसके अंतर्गत आती है। तब ऐसी जगह पे जब आपको शिक्षा विभाग कह रहा है कि कोई संघ नहीं हो सकता है, या व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरीके से भ्रम लोगों के बीच में पैदा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है शिक्षकों को ऐसी स्थिति से खुद को डालने में बचना चाहिए। और जब ये कड़ा निर्देश शिक्षा विभाग से है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है उसका पालन करना चाहिए। और अभी शिक्षा विभाग अगर इस तरह के ऑर्डर ला भी रही है, वो टेम्पररी बेस पे ला रही है, ताकि जो शिक्षकों के बीच में है ऊहापोह की स्थिति ना पैदा हो, भ्रम ना पैदा हो, कोई एक दूसरे को भड़काने वाली स्थिति ना पैदा हो। तो आप समझ सकते हैं अमिताभ जी, इन तमाम निर्णय और इन तमाम ऑर्डर्स के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग को सुधारना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद ये सारी शिकायत, और मुझे लगता है बड़ी सकारात्मक लगातार कई, मैं तो कहूंगी कि प्यारे वन जब से शुरू हुई है तब से लगातार इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मुद्दे पे हम लोग अमिताभ जी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने आप में ये बिहार की बदली हुई तस्वीर है कि आज हम किसी अन्य विषय पे नहीं, आज शिक्षा पे हम बहस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जब से के पाठक हैं शिक्षा पे, मैं वही बार बार कर रहा हूँ, जब से के पाठक शिक्षा विभाग में है तो शिक्षा विभाग की चर्चा आज हर नेशनल चैनल पे हो रही है, हर लोग वो कर रहे हैं। लेकिन क्या के पाठक को जिस तरीके से लिया, आज उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से रिपोर्टें आती हैं, कई विजुअल आते हैं, जिसका अगर हम देखें तो जहां जहां के पाठक अब जा रहे हैं, ठीक है, उनमें उनके पत्रों को लेकर निगेटिविटी होती है, लोग नाराजगी जताती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। चुन्नू जी, कहीं यही लोकप्रियता तो उनके लिए घातक नहीं होते जा रही है? नहीं, मेरा एक यहाँ प्रश्न उठता है, मेरा क्या पूरे बिहार के लोगों का उठता है, के पाठक जी क्या सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं? उनको लोकप्रिय होना है, लोकप्रिय तो महागठबंधन को होना है, तेजस्वी जी को होना है, नीतीश जी को होना है, उनके सरकार में सब अच्छा हो रहा है। यही भाजपा की चाल है। अधिकारी लोकप्रिय, अधिकारी क्या कर रहे हैं? बहाली कर रहे हैं। वो तो आप देखिए क्या किए, 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक रहेंगे। अब हमें कोई बताए कि जिनका जो स्कूल नदी किनारा होगा और उस व्यक्ति का घर वहां से 30 किलोमीटर दूर होगा, उस नदी किनारे स्कूल में, क्योंकि बिहार आप जानते हैं बहुत नदियां बिहार में है, जहाँ स्कूल ऐसा वीडियो फोटो आ रहा है, वो शिक्षक उस 15 किलोमीटर के अंदर में कहाँ घर लेगा, कहाँ रूम लेगा? गांव देहात में कोई रूम भाड़ा पे नहीं लगाता है, ये सवाल उठता है यहाँ पे। और यहाँ मुजफ्फरपुर में इसी को लेके घटना घटी थी, मुजफ्फरपुर में जो नदी पार करके जो बच्चे जाते हैं, कल रोड तो वो घटना का कारण भी यही था।
अभी भी कल 2 रोड एक्सीडेंट हुआ है कि आप ये क्या बना रहे हैं। 3 चीज है, के पाठक जी जो भी आप वो कर रहे हैं सबसे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों पे जो मेंटली प्रेशर बना रहे हैं उससे महागठबंधन की बदनामी हो रही है। हम लोग चूंकि सरकार से हैं, सरकार में हैं, अभी भागीदार हैं सरकार में, तो हम सब चीज को ख्याल रखेंगे। सब चीज पे प्रश्न उठता है उसको, क्योंकि शिक्षक जाएंगे कहाँ, वो तो व्हाट्सएप पे भी नहीं लिख सकते हैं कि क्या हाल है, कोई स्क्रीनशॉट दे देगा तो वो भी बेचारे सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न उठता है महागठबंधन को क्या बेनिफिट हो रहा है, नीतीश जी को क्या हो रहा है। 15 किलोमीटर टाइमिंग दे दिए हैं कि आपको 9 से 5। के पाठक जी या कोई भी जिलाधिकारी जब पढ़ता होगा सरकारी स्कूल में, तब टाइमिंग क्या रहा होगा। आखिर वही शिक्षा व्यवस्था था ना पहले वाला, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन ऐसे रॉबिन हुड टाइप से या ऐसे नैरेटिव बना करके जो ये कर रहे हैं वो गलत है, गलत मैसेज जा रहा है सरकार का, इसके खिलाफ हम लोग हैं। क्या सौरभ कुछ बोल रहे थे आप? बोल रहे थे, आवाज आ रही है क्या? अमिताभ जी आवाज आ रही है? आ रही। सारिका पासवान जो संविधान के अनुच्छेद के दुहाई दे रहे थे, क्या संघ बनाने का अधिकार किसी को नहीं है? क्या कोई आतंकवादी बना रहा है क्या? बिहार में बहुत ऐसे शिक्षण है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, टॉप हो, मुझे जानते ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप चैट के आधार पर कोई कार्रवाई कर दे और लगातार बात की जा रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई अभी तक करीब 65 से ज्यादा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में ये कार्रवाई हुई है। संजय जी, डॉक्टर संजय, अभी डॉक्टर संजय आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो बताया कि उनकी कार्यप्रणाली क्या है और कहीं ना कहीं आपसे मिलते जुलते चुन्नू सिंह की भी जो बयान है, मुझे लग रहा है कि वो शिक्षकों को लेके ही समर्थन में ही है। लेकिन क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टियों में जो बेचैनी है उनकी बढ़ती, के पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर तो नहीं है कि उनके हर निर्देश में कुछ ना कुछ विवाद खड़ा किया जाता है, फिर उस पर एक इशू बन जाता है? नहीं, देखिए, इसमें सहमति और असहमति की बात नहीं है, ये व्यवहारिक पक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपकी नीयत है कि बेहतर बिहार हो और बेहतर बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो, तो शिक्षकों के मानसिक स्तर को भी आपको समझना होगा, व्यवहारिक पक्ष को भी समझनी होगी, जो उनके बेसिक नीड्स है उनको भी समझना होगा। अब आपने अगर 5 बजे, आप पटना में रहते हैं ना, 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। अब सोचिए कि 15 किलोमीटर दूर कोई शिक्षिका अगर कोई स्कूल में होगी, 5 सवा 5 में वो कैंपस छोड़ेगी, अब 15 किलोमीटर उसको दूर जाना होगा। क्या ये व्यवहारिक पक्ष है? वहां वो पहुंच जाएगी? तो बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। कल ही जो अखबार के पन्नों पर जो फर्स्ट पेज पर जो खबरें आई कि हत्या के मामला में बिहार का कितना स्थान है। तो व्यवहारिक पक्ष को समझना होगा कि क्या ये शिक्षक अगर उस एरिया में है तो क्या उनको रहने के लिए व्यवस्था है, या सरकार उसकी जिम्मेवारी ले कि हाँ, हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे और शिक्षक किस तरह से काम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई शिक्षक इसे डिनाई करेंगे। एक दूसरी बात, ठीक बात है कि के पाठक एक अधिकारी है, जो मंत्री भी हैं सरकार के, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूट ही करेंगे। सरकार जो नीतियां बनाएगी उसी को तो इनको एग्जीक्यूट करना है। तो सरकार जब इनको इस तरह का ये देगी, निर्देश देगी कि नहीं आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर के निर्णय लीजिए, बिल्कुल निर्णय लीजिए। और के पाठक जी के बारे में आपने सही कहा, अभिभावकों से प्रतिक्रिया लीजिए, खुश हैं, छात्रों से प्रतिक्रिया लीजिए, खुश हैं, समाज से प्रतिक्रिया लीजिए, खुश हैं, इसलिए कि बच्चे स्कूल में जाने लगे, शिक्षक स्कूल में जाने लगे। और अगर शिक्षकों के तरफ से भी चीजें छूट रही थी, मैं भी उनका पक्षधर नहीं हूं। अगर आप इस बिहार की गाढ़ी कमाई का हिस्सा आपके वेतन पर खर्च होता है, तो आपकी नैतिक ही नहीं, आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी सेवा दें। तो शिक्षक स्कूल में समय पर नहीं जाते थे, बच्चे भी स्कूल नहीं जाते थे। के पाठक जी ने बस इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया कि अगर आप सरकार से पैसा लेते हैं तो काम तो आपको करनी होगी।
लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि थोड़ा व्यवहारिक पक्ष को भी सोचने की जरूरत है। और लोकप्रियता की कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो अभी आया ना बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट, अब जान करके तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि मात्र 7% ग्रेजुएट है इस राज्य में। बाकी 4वीं से 5वीं पास, 5वीं से 8वीं पास, 8वीं से 10वीं पास। ये कौन सी तस्वीर है बिहार की भाई? कौन सा मूलचूल परिवर्तन शिक्षा में हो गया? ये बिहार जो सरस्वती की धरती रही है, जिस धरती के पास यही तो एक पूंजी है, ज्ञान की ही पूंजी है। पूरे भारत में नहीं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, एक बिहार का शिक्षक आपको मिल जाएगा। वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हुए मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हुए मिल जाएगा, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हुए मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए मिल जाएगा, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कराते हुए मिल जाएगा, सिविल सर्विसेज पढ़ाते हुए मिल जाएगा। वो उसी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जिसको कि यहीं के शिक्षकों ने तराशा, बिना किसी डंडे के भय से अपने नैतिक दायित्व का एहसास करते हुए, उन शिक्षकों को अगर आप बहुत मानसिक तौर पर एक दबाव में रखेंगे, फिर वो मेधा नहीं गढ़ पाएंगे। एक और दूसरी चीज कि उनके व्यवहारिक पक्ष को भी आप समझिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। ठीक है, पटरी से उतर गई थी व्यवस्था, अब 2 दिन में तो पटरी पर नहीं ना आ जाएगी। तो शिक्षक आपने नियुक्त कर दिया, इससे क्या हो जाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था, आपने वो तस्वीर नहीं देखी है क्या? टॉर्च के लाइट में बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठ करके मोबाइल खोल करके और उससे वो लिख रहे हैं। आप 5 दिन में उसकी 10th की और 12th की परीक्षा लेते हैं और आपकी किरकिरी ना हो जाए इसलिए वो बच्चे जिनको की 10th और 12th का कुछ नहीं आता है, वो बच्चे जो हैं उनका फर्स्ट डिवीजन में रिजल्ट दे रहे हैं। आपको याद नहीं है वो घटना जो बिहार टॉपर का जो दृश्य आया था? ये पूछ दिया गया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट का नाम जरा बता दीजिए भाई, और वो गड़बड़ा गई थी, उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता था कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो अगर पटरी पर उतर गई थी, पटरी पर जाने में अगर के पाठक जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उस भूमिका में थोड़ा सा शिक्षकों के प्रति भी उनके मन में ये भाव होना चाहिए कि ये शिक्षक है और शिक्षकों को हम व्यवहारिक निर्देश दें। छुट्टियों को, अब कौन बहन होगी कि जो रक्षाबंधन के दिन वो छुट्टी नहीं मना करके स्कूल में जाएगी बच्चों को पढ़ाने, और कौन बच्चा और बच्ची होगा जो रक्षाबंधन के दिन जाएगा पढ़ने? सो बताइए। तो कुछ व्यवहारिक, 2 अक्टूबर को जब आपके यहाँ जब 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर बचपन से हम लोग आते हैं, 2 अक्टूबर को कौन बच्चा जाएगा पढ़ने जब राष्ट्रीय छुट्टी है उस दिन? मैं उन व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ, चाहे शिक्षकों को साधन मुहैया कराने की बात हो, स्कूल से उनके डिस्टेंस की बात हो। अब बिल्कुल उनके आउटपुट के लिए आप बिल्कुल एक्टिव रहिए कि भाई आपको अगर मैंने शिक्षक का दायित्व दिया है तो आप हमें रिजल्ट दीजिए, हमें परिणाम चाहिए, लेकिन परिणाम के लिए थोड़ी उनको स्वतंत्रता भी दीजिए। उनके फिजिकल प्रेजेंस की नहीं, मेंटल प्रेजेंस की वहां जरूरत है। आप ही जिस संस्थान में काम करते हैं, तो अगर आपको कहा जाता है कि भाई आप 4 स्टोरी हमको दे दीजिए, लेकिन ऐसा कोई टाइमिंग तो नहीं रहता है कि उस स्टोरी के लिए सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आपको ये स्टोरी दीजिए ना दीजिए, आपको वहां रहना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। थोड़ी स्वतंत्रता तो रहती है, भाई स्टोरी करने जाएंगे, उसके क्या व्यवहारिक पक्ष है, अव्यवहारिक पक्ष है, कहीं ज्यादा समय लग सकता है, कहीं कम समय लग सकता है। मैं उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि चुन्नू जी की जो बात आप कर रहे थे कि वो हमसे सहमत है, वो भी व्यवहारिक ही पक्ष बोल रहे हैं कि शिक्षकों को जब तक आप थोड़ी सी स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक उनके कंधों पर इस नैतिक दायित्व का बोझ आप नहीं डाल पाएंगे कि ये बच्चे बिहार के हैं। आप केवल शिक्षक ही नहीं हैं, आप राष्ट्र निर्माता भी हैं, आप बिहार के निर्माता भी हैं। तो उस निर्माता को भी तो थोड़ा उसको भाव दीजिएगा ना। डंडा चला करके आप सोचिएगा कि हम नागरिक गढ़ रहे बिहार का, मैं नहीं समझता हूं कि शायद ये व्यवहारिक पक्ष। सभा कोई सवाल आपके पास? जी अमिताभ जी, आखिर नीतीश के सहयोगी दलों ने ही क्यों के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है? बिल्कुल, ये सवाल तो इस डिबेट में हम लोग शुरू से उठाए और मेरा यही सवाल था कि भाई चाहे वो कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास हों, उनके पार्टी सरकार में शामिल वामपंथी पार्टियों के जो विधायक हैं, उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो मांग उठाई थी, या फिर जो आरजेडी के विधायक है मुन्ना यादव,
उन्होंने भी सवाल उठाया। हमारा सवाल, हम यही जवाब तलाशने की आज के डिबेट में इस कोशिश में भी लगे हुए थे कि के पाठक जो काम कर रहे हैं उससे छात्र खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, शिक्षकों में कहीं कहीं नाराजगी है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नाराज हो रही हैं, यही सवाल का जवाब हमने तलाशने की भी कोशिश की। और संजय सिंह ने डॉक्टर संजय ने बड़ा स्पष्ट बताया कि किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं उसमें और अगर पारदर्शिता और अगर तरीके से काम किया जाए तो ये जो निगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी और निश्चित तौर पे इसका सीधा प्रभाव बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।